बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे, आप सबकी दिली मुरादें पूरी करे, हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और इन रमज़ान मुबारक में हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये जो वबा आई हुई है, इससे हम मुसलमानों की बल्कि सारी दुनिया की इससे अल्लाह ताला जान खुलासी करे और जो आजमाइशें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं उनमें हमें कामयाब होने की तौफीक अता फ़रमाए और जो आप सबकी दिली मुरादें हैं और नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उन सबको पूरा फ़रमाए। और इस आखिरी अशरे के अंदर रमज़ान का जब आएगा तो अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र की रात हम सबको नसीब फ़रमाए। ये दुआ आप लोग कीजिएगा अपने लिए भी, मेरे लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी और सारे आलम इस्लाम के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल फ़रमाए, आमीन। शुरू करते हैं जी। पॉलिटिकल कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। एक डिजिटल तलाक हुई है पीडीएम में, उसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ वो कैसे हुई और क्या हुआ। लेकिन पहले एक मामला है, मैं इसको 2 दिन से देख रहा था। मैं कोई ऐसी मिसाल ढूंढ रहा था जो मुझे मिल जाए और फिर मैं ये बता पाऊँ कि एक्चुअली ये सही हुआ या गलत हुआ। मिसाल के तौर पर मेरे सामने यह खबर है, ये पाकिस्तान के सारे अखबारात में छपी है और इसमें लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर्स नैब टू इन्फॉर्म मरियम नवाज शरीफ प्रियर टू इशूइंग अरेस्ट वारंट्स के नैब जो है उसको लाहौर हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का एक बेंच था। यहाँ से मरियम नवाज़ ने 24 तारीख को मार्च में बेल करवाई थी और फिर 12 अप्रैल का टाइम था। 12 अप्रैल को जब वो दोबारा आई तो फिर वहाँ पे एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया अदालत की जानिब से और नैब को ये कहा गया कि अगर आपने मरियम नवाज़ को गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तारी से 10 दिन पहले मरियम नवाज को आगाह करना पड़ेगा। इससे यह तासुर बना कि शायद नैब के ऊपर यह कोई कंपल्शन है या नैब को यह करना होगा और यह फैसला जो है अदालत का वो कानून और आइन के मुताबिक है और नैब के कानून के मुताबिक है कि जब भी उन्होंने किसी मुल्जिम को गिरफ्तार करना हो तो उसके वारंट गिरफ्तारी जारी करने से 10 दिन पहले या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पहले मुल्जिम या मुल्जिमा को बताना पड़ेगा कि हम आपको गिरफ्तार करने वाले हैं। देखिए, इसके पॉलिटिकल फ़ायदे तो बहुत सारे होते हैं मरियम नवाज साहबा को हो सकते हैं। नंबर 1, वो एक बड़ा एहतजाजी तहरीक इस बीच में चला सकती हैं। नंबर 2, वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए डील कर सकती हैं इदारों या हुकूमत के साथ या नैब के साथ या कुछ और। नंबर 3, वो इसमें इस बीच के टन्योर को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 4, 10 दिनों में एक बहुत बड़ा बंदोबस्त किया जा सकता है, पैसे खर्च करके, लोगों को मोटिवेट करके और पूरे शहरों से काफिलों को बुला के कि एक बहुत बड़ी सियासी गिरफ्तारी शो की जाए जिसका बहुत बड़ा सियासी फ़ायदा हो और बहुत लोगों की बहुत बड़ी तादाद जेल तक छोड़ने के लिए जाए। तो ये सारी चीज़ें 10 दिनों में हो सकती हैं। इसके फ़ायदे ये हो सकते हैं और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सियासी लोग जो हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इससे कौन कौन से फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये तो था हाईकोर्ट का फैसला, तो फैसला आ जाए तो आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं, सवालात उठा सकते हैं। अब मैं निकाल के लाया हूं जी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला और ये जो इसकी डेट ऑफ हियरिंग है वो 19 मार्च 2019 का ये फैसला है। आज से लगभग 2 साल पहले एक अपील आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और यहाँ पे जो बेंच था मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का, ये 3 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, मिस्टर जस्टिस शेख अजमत सईद, मिस्टर जस्टिस फैसल रब, मिस्टर जस्टिस मज़हर आलम खान। ये मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे जिन्होंने इस मामले को सुना था। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब और थ्रू उनके चेयरमैन के वर्सेस और दूसरी तरफ सैयद जलील अरशद और एनदर यानी सैयद जलील अरशद का ये मुकदमा था और उन्होंने ये अपील की हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसके ऊपर जो फैसला आया वो 19 मार्च 2019 को आया। अब फैसले के अंदर क्या लिखा है, इसका पैराग्राफ नंबर 2 सबसे रेलिवेंट है, वही आपको मैं पढ़ के बता देता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि मरियम नवाज साहबा को लाहौर हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिला है उसके खिलाफ नैब को क्या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या अपील में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यहां से क्लियर हो जाएगा। पैराग्राफ नंबर 2 आप पढ़िए। The grievance raised is that the said order, more particularly its
concluding lines may be misinterpreted to imply that NAB cannot arrest an accused without informing him first. वो कह रहे हैं इसके अंदर जो ग्रीवियंस सामने आया है, इस अपील के अंदर, इस ऑर्डर के अंदर जो बात उठाई गई है खास तौर पे, वो ये है, उसकी कंक्लूडिंग लाइन ये है कि किसी भी मुलजिम को नैब पहले से बताए बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये जो बताया गया है, लाइंस में बी मिस इंटरप्रेटेड, कि इसको गलत कोट किया गया है, मिस इंटरप्रेटेड किया गया है, यानी इसका गलत मतलब निकाला गया है। ऑन एग्जामिनेशन of the National Accountability Ordinance 1999 reveals that no such limitation has been imposed upon National Accountability Bureau in this behalf. वो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, ये जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी का ऑर्डिनेंस है नैब का, उसको जब एग्जामिन किया है, जब उसका जायजा लिया गया है, तफसील के साथ उसको देखा गया है, तो पता चलता है कि नो सच लिमिटेशन हैज बीन इम्पोज्ड अपॉन नैब इन दिस बिहाफ, कि इस बारे में नैब के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। यानी पहले उन्होंने बताया कि ये प्ली ली गई कि नैब को किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार करने से पहले बताना होगा कि हम इसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं, लेकिन नैब के कानून को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंचती है कि नैब के ऊपर इस किस्म की कोई पाबंदी लागू नहीं की गई है नैब के कानून में। और फिर आगे लिखा है, नीडलेस टू से, इफ सफिशिएंट मटीरियल हैज बीन गैदर्ड टू कनेक्ट अ पर्सन टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ऑब्वियसली नैब कैन अरेस्ट सच अ पर्सन। इसमें लिखा है कि नैब के पास अगर सफिशिएंट, यानी जितना मवाद चाहिए उसको नैब को गिरफ्तार करने के लिए, किसी शख्स को किसी जुर्म के साथ जोड़ने के लिए और उसको गिरफ्तार करने के लिए नैब के पास अगर मौजूद है, तो नैब उसको गिरफ्तार कर सकता है। ये नैब की सवाबदीद है। अब क्लियर हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। लेकिन आगे एक लाइन और है, हाउएवर, ताहम, वी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट नैब टू मिस यूज सच पावर। ये एक पावर है नैब के पास, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, लेकिन हम उससे ये तवक्को करते हैं वो इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अब जरा समझ जाएं, ये जो साहब थे ये गए थे ये बताने के लिए अदालत को कि नैब मुझे गिरफ्तार करने वाली है और मुझे पहले से आगाह नहीं कर रही। तो प्रोसिक्यूटर ने ये बताया कि हम इनको अभी कोई गिरफ्तार नहीं करने वाले, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर ये लिखा, और ये एक सर्टिफाइड जो है, और वो असल कॉपी का सर्टिफाइड यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है, और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले में ये कहा कि ये जो तासुर लिया गया है कि नैब गिरफ्तार नहीं कर सकता किसी शख्स को तब तक जब तक कि उसको पहले से आगाह ना करे, ये गलत है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या नैब के कानून को पढ़ने के बाद, उसका जायज़ा लेने के बाद ये नतीजा निकलता है कि नैब के पास अगर मवाद मौजूद है गिरफ्तार करने के लिए और काफ़ी मवाद है, तो नैब ऐसे शख्स को जो जुर्म का इर्तिकाब करे उसको गिरफ्तार कर सकता है। और इसके अंदर नैब को कोई कानूनी कदगन नहीं है, उसके ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुपीरियर कोर्ट है हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से। तो नैब जो है इसके अंदर अगर चाहे तो अपील में जा सकता है, वरना इस फ़ायदा को मरीम नवाज साहबा अपने सियासी फ़ायदे में कन्वर्ट करेंगी इस फैसले को, और इससे बहुत फ़ायदा वो उठा सकती हैं, क्योंकि अब ये एक फ़ैसला था हाई कोर्ट का, तो इसके मुकाबले में एक और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जो बड़ी कोर्ट है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। इसकी कॉपी आपको मैंने फुल स्क्रीन भी दिखा दी ताकि आप समझ जाएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कह चुकी है। 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान जो हैं वो बेंच में इसके बारे में ये फ़ैसला दे चुके हैं। अब आप आ जाएँ, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सील भी लगी हुई है। अब डिजिटल तलाक की तरफ आ जाए। एहसन इकबाल साहब का एक स्क्रीनशॉट घूम रहा है। ये एहसन इकबाल साहब ने नहीं निकाला, क्योंकि एहसन इकबाल साहब, कोई भी बंदा अपने मोबाइल के अंदर अपना नंबर फीड नहीं करता, लेकिन अगर आप इस स्क्रीनशॉट को देखें तो इसमें मज़े की बात यह है कि एहसन इकबाल साहब रिमूव कर रहे हैं कुछ लोगों को, और उनके जो नंबर्स हैं, कुछ के नंबर्स हैं और कुछ के नाम लिखे हुए हैं। यानी एहसन इकबाल साहब रिमूव्ड, एक नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर जो है इसको थोड़ा सा ब्लर किया गया है, लेकिन ये नंबर एक जो है कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का है, एक नंबर जो है वो राजा परवेज़ अशरफ साहब का है, एक नंबर मियाँ इफ्तिखार साहब का है, और एक शेरी रहमान साहबा का है।
उनका नाम लिखा हुआ है, मियाँ इफ्तिखार का और शेरी रहमान का। लेकिन आप गौर करें कि यहाँ एहसन इकबाल साहब लिखा हुआ है और बाकियों के साथ ऐसा कोई तरद्दुद नहीं किया गया। ना मियाँ इफ्तिखार के साथ साहब लगाया गया, ना शेरी रहमान के साथ साहिबा लगाया गया। तो ये बड़ा क्लियर है कि जिसके पास भी ये स्क्रीनशॉट निकला है या जिसने भी ये स्क्रीनशॉट निकाला है पीपल्स पार्टी और एएनपी की बेइज्जती करने के लिए, वो पीएमएलएन का कोई बंदा है जो इस ग्रुप के अंदर शामिल है, जिसने एहसन इकबाल का नाम इज्जत के साथ सेव किया है, एहसन इकबाल साहब, और बाकियों के नाम के साथ साहब लिखने का तरद्दुद नहीं किया। और इवन राजा परवेज़ अशरफ का और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का जो है वो नाम फीड भी नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब है ये कोई पीपल्स पार्टी का या एएनपी का बंदा नहीं है। ये जो बंदा है ये पीएमएलएन का बंदा है, जिसने ये स्क्रीनशॉट निकाल के बेइज्जत करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर डाला। अब ये खबरें चलती रही हैं, इसको कहते हैं डिजिटल तलाक। ये लफ्ज़ पहली दफ़ा इस्तेमाल किया था नईम बुखारी साहब ने, जब हामिद मीर साहब को इमरान खान साहब ने अनफॉलो कर दिया था ट्विटर पे। तो उन्होंने कहा जब से डिजिटल तलाक दी है हामिद मीर साहब को खान साहब ने, तब से मीर साहब इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए और बहुत सारी खबरें हमेशा उनके खिलाफ ही करते रहते हैं, लिखते भी उनके खिलाफ हैं, बोलते भी उनके खिलाफ हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए हैं डिजिटल तलाक के बाद। लेकिन आप दोगली पॉलिसी देखें कि एक तरफ एहसन इकबाल साहब उनको फारग कर रहे हैं और चुटकी काटने के लिए सारा मवाद सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे खड़े हैं और फजलुर रहमान साहब आवाज़ें दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को और एएनपी को कि आए हमें रीज्वाइन करें, अभी मौका है, आप वापस आइए। यानी फजलुर रहमान साहब की जो हेडलाइन छपी हुई है वो यही है, कॉल्स अपॉन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड एएनपी टू रिकॉग्नाइज टू रिकंसिडर लीविंग पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, कि आप रिकंसिडर करें, दोबारा तवज्जो दें और वापस आएँ, ये आखिरी मौका है, आप यहाँ पे आ जाएं। और यहाँ आप देख लें साथ में उनके शेरपाव साहब खड़े हैं और पीछे एहसन इकबाल साहब जो डिजिटल तलाक देकर आए हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, और दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं। एक तरफ उनको धकेल भी रहे हैं कि खबरदार हमारे बीच में मत आना, और एक तरफ पब्लिकली उनको बुला भी रहे हैं। अब मामला यह है कि पीडीएम पीपल्स पार्टी और एएनपी को निकालना तो चाहती है, लेकिन इसका इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब इनको निकालना चाहते हैं, लेकिन इनके निकालने का इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, और मुस्तकबिल में अगर कभी दोबारा इनकी ज़रूरत पड़े तो वो रास्ता भी खुला रखना चाहते हैं। तो इसलिए दोहरी पॉलिसी इस वक्त चली जा रही है। लेकिन यहाँ एक और साजिश हो रही है जिसका मैं बिल्कुल आपके सामने इजहार कर दूँ कि तहरीके लब्बैक ने जो एहतजाज किया है वो पुरतशद्दुद हो गया, बड़ा गलत हुआ। और जब तक वो पुरतशद्दुद नहीं थे तब तक उनके मकसद में बहुत सारे लोग उनके साथ खड़े थे, लेकिन जब तशद्दुद हुआ, पुलिस वालों को मारा गया, उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती की गई, एम्बुलेंसेस को रोका गया, रिक्शों को और लोगों की इमलाक को आग लगाई गई, तो फिर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ज़रिए से भी और दीगर प्लेटफॉर्म से भी लोग उनके खिलाफ हुए, और लोगों ने कहा नहीं, ये तरीका वो नहीं है जो एक मुसलमान का, एक सच्चे आशिक का होना चाहिए। बहरहाल ये मामला भी चल रहा है, गवर्नमेंट उसको सख्ती से निपटने का फैसला कर चुकी है। लेकिन आप गौर करें कि किसी भी अपोजिशन पार्टी ने इस हसास मामले पर सियासत करने की कोशिश नहीं की सवाए फजलुर रहमान साहब के। फजलुर रहमान साहब वो वाहिद आदमी है जिन्होंने इस हसास मौके से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की। जब नवाज शरीफ साहब के दौर में तौहीन रसालत के कानून में सचमुच में तब्दीली की जा रही थी और मुबैना तौर पर कादियानियों को फ़ायदा दिया जा रहा था, तो उस वक्त फजलुर रहमान साहब नहीं बोले। लेकिन आज जब एक एहतजाज हो रहा है, एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है और उनकी पार्टी के लोग एहतजाज कर रहे हैं, मामला बहुत नाजुक है, लेकिन फजलुर रहमान साहब फौरन जो है वो खड़े हो गए। जनाब इमरान खान को नुकसान होता है तो इसके अंदर फजलुर रहमान साहब बिल्कुल रेडी हैं। तो इस मामले के ऊपर भी वो सियासत करने से बाज नहीं आए। ये एक हसास मामला है। अब इस पर कुछ लोग जो है, कुछ सहाफ़ी हैं और कुछ सुरखे टाइप के लोग हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के दुश्मन किस्म के लोग हैं और कुछ इंडियन के एजेंट्स हैं इंडिया के। वो लोग क्या काम कर रहे हैं कि पाक फ़ौज की और पुलिस की तस्वीर लगा रहे हैं। पाक फ़ौज की वो तस्वीर लगा रहे हैं जहाँ पब्लिक उनको वेलकम कर रही है, और पुलिस की वो तस्वीर लगा रहे हैं जहाँ तहरीके लब्बैक के लोग उनको मार रहे हैं। और साथ ये कैप्शन लिख रहे हैं कि दोनों इदारे हैं लेकिन दोनों के साथ अलग अलग किस्म का सलूक क्यों। एक तो वाक़यात अलग अलग हैं। पाक फ़ौज के लोग जहाँ पे गए वो इन लोगों को मारने के लिए नहीं गए, इन पे अटैक करने या अरेस्ट करने के लिए नहीं गए, इसलिए वहाँ पे रद्द अमल नहीं है। पुलिस के लोग जहाँ गए उनकी ड्यूटी मुख्तलिफ होती है, वो इनको हटाने के लिए या अरेस्ट करने के लिए या मामलात को नॉर्मलाइज करने के लिए गए तो वहाँ तसादुम होना ही था। फ़ौज की ड्यूटीज़ और ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं, पुलिस की ड्यूटी और ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं।
फौज का पब्लिक के अंदर परसेप्शन किसी और तरह का है, पुलिस का पब्लिक के अंदर परसेप्शन किसी और तरह का है। यानी आप ये देख लें कि लोग पुलिस के खिलाफ क्या कहते हैं और फौज के खिलाफ क्या कहते हैं। तो जो परसेप्शन किसी इदारे का बनता है वो उसके लोगों की वजह से बनता है। पुलिस ने बड़ा शानदार काम किया है। फौज बॉर्डर के ऊपर मार खाती है, उनके ऊपर जो अटैक होता है वो बॉर्डर से होता है, वो वहां मारते हैं, वहां मार खाते हैं। लेकिन पुलिस की पब्लिक के साथ क्योंकि डायरेक्ट डीलिंग होती है, लिहाजा यहां पे लव एंड हेट का एक रिलेशन है। लोग पुलिस से प्यार भी करते हैं, जब मुश्किल में होते हैं फौरन पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन लोग पुलिस से लड़ते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि पुलिस वाले बाद औक़ात लोगों के साथ ज्यादती भी कर जाते हैं। तो यहां पे लव एंड हेट का एक रिलेशन है, जबकि फौज के साथ इस तरह का पब्लिक रिलेशन है नहीं। कोई पब्लिक के साथ फौज का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी कोई इंटरेक्शन नहीं है। और फौज कभी भी इन मामलात में अपने आप को लेकर नहीं आती। नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा था कि कोई भी फौज अपने लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। ये बात सच है। फौज अपने आप को इन मामलात से दूर रखने की हद्दुल इम्कान कोशिश करती है। अगर आप फौज को कहेंगे कि जाके लाठी चार्ज करो, उनको कहेंगे कि आंसू गैस फेंको या तहरीके लब्बैक के लोगों को गिरफ्तार करो, तो वो ये कहेंगे जी पुलिस ये काम कर ले, हम सिक्योरिटी का काम ही सिर्फ कर सकते हैं। या अगर कर्फ्यू लगाए तो वहां पे आके फौज अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकती है। आप अमेरिका में देख लें, अमेरिका में कौन सी फौज मार्शल लॉ लगाती है? अमेरिका में जब रॉयट्स हुए तो जहां पे पुलिस थी वहां पे मुजाहिरीन के साथ उनका बड़ा झगड़ा हुआ, उन्होंने पुलिस की गाड़ियां तक जला दी, लड़ाई हुई बहुत ज्यादा। लेकिन जब फौज आ गई तो वो लोग नारे लगा रहे थे, फौज के साथ वो लड़े नहीं, उन्होंने फौज के और अमेरिका के नारे लगाए। यूरोप में भी ऐसे ही होता है। जिन मुल्कों में भी रॉयट्स होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, जब फौज आ जाती है तो लोग फौज के साथ लड़ते नहीं हैं। फौज का इमेज कुछ और होता है। लेकिन ये कुछ लोग साजिश के तहत जानबूझकर ऐसी तस्वीरें और वीडियोस शेयर कर रहे हैं और ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फौज और पुलिस ये दोनों इदारे एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। ये दोनों बड़े अहम इदारे हैं, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटीज हैं। पुलिस का काम जो है वो पब्लिक को फेस करना है, क्राइम फाइटिंग करना है। हालांकि हमारी पुलिस दुनिया की शानदार पुलिस, मैं इसलिए कहता हूं कि ये बगैर ट्रेनिंग के दहशतगर्दी के साथ लड़ी है। ये क्राइम फाइटिंग नहीं, वॉर फाइटिंग की है इन्होंने। तो बड़े शानदार लोग हैं, बड़ी जल्दी इन्होंने काबू किया और फौज का पूरा इन्होंने साथ दिया है। यानी जहां पे फौज कुछ नहीं कर सकती थी वहां पे पुलिस ने अपना काम करके दिखाया और बड़ी दलेरी के साथ करके दिखाया। तो फौज और पुलिस दोनों मिलकर भी बाद जगहों पे काम करते हैं, लेकिन यहां दोनों की ड्यूटीज, दोनों की जिम्मेदारियां और दोनों के इमेजेस में जमीन आसमान का फर्क है। इन दोनों इदारों को एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना। तो इस किस्म की जो नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है ना, कि तहरीके लब्बैक के लोग जब फौज आई किसी जगह पे, माजी की फुटेजेस लगाई जा रही हैं तो वो फौज के नारे लगा के उनको प्यार कर रहे थे, तो जब पुलिस आई किसी जगह पे तो उनको मार रहे थे और उनको मार कुट रहे थे। तो ऐसी भी दर्जनों वीडियोज है जहाँ पे पुलिस वाले अपनी गाड़ियों के ऊपर तहरीके लब्बैक के झंडे लगाकर आए थे और वो भी नारे लगा रहे थे और पुलिस वाले भी लगा रहे थे और लोग भी लगा रहे थे। ऐसा भी हुआ है। तो जानबूझकर ये शरारत की जा रही है और पाकिस्तान को जो है वो कोशिश की जा रही है कि मजीद बिखरता जाए। तो आप मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हमदर्द नहीं हैं, आप लोग जानबूझकर या गलती से, मुझे नहीं पता आपकी नीयत क्या है, लेकिन डैमेज कर रहे हैं। तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।